क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। राइट डाउन 2 moles of liquid A is dissolved in 3 moles of liquid B. 2 moles of liquid A is dissolved in 3 moles of liquid B to form an ideal solution. ठीक है, आपके पास पी ए नॉट की वैल्यू गिवन है, लेट अस से 200 mm मरकरी, और पी बी नॉट की वैल्यू हमारे पास है लेट से 500 mm मरकरी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसके ऊपर वेपर फेज कॉम्पोजिशन बताना है। क्वेश्चन इज फाइंड वेपर फेज कॉम्पोजिशन। So 2 moles of liquid A and 3 moles of liquid B to form an ideal solution. Pa naught is 200 mm of mercury. Pb naught is 500 mm of mercury. Find the vapor phase composition above this solution. मतलब समझ गए ना, आपको बेसिकली YA और YB निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करो। YA इज इक्वल टू XA इंटू पी ए नॉट अपॉन सर XA वाई इज इक्वल टू प्लस, 4/19 और वाई बी इज इक्वल टू 15/19। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4/19 आ रहा है यहाँ से। वाई बी निकालने के लिए ऑटोमेटिकली 1 माइनस वाई ए लिख देना, 15/19। ये 15/19 है। अब क्या करना है, जो आपके पास ये वेपर है इसको कलेक्ट करना है और एक दूसरे वैसल में कंडेंस करना है और फिर से वेपर बनने का टाइम देना है। तो अब जो नई वेपर बनेगी, नए वैसल में वेपर बनेगी, उसका कॉम्पोजिशन लिखना है। फिर से क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर देंगे, मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, इसलिए क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, नाउ कलेक्ट वेपर ऑफ अबव केस एंड कंडेंस इन अनदर वेसल। and allowed to attain equilibrium. And find the vapor phase composition in the new vessel. Find vapor phase composition in new vessel. क्वेश्चन समझ गया पहले क्या करना है? बेसिकली आपने क्या करा कि ऊपर वाले सवाल में जो भी वेपर बनी उसको कलेक्ट करा और कंडेंस करा। कंडेंस करने के बाद हमने उसको फिर से वेपर बनने का टाइम दिया। तो अब जो नई वेपर बन रही है उसका कॉम्पोजिशन लिखते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि वेपर को अगर आप कंडेंस करोगे तो जो वाई ए था वो नए सवाल के लिए एक्स ए बन गया। ये वाले लोग ये सवाल सॉल्व करिए, जो पिछला पार्ट नहीं कर पाए मैं उनके लिए सॉल्व कर देता हूँ। सिंपली आपको पहले दे रखा है 2 moles ऑफ लिक्विड ए एंड 3 moles ऑफ लिक्विड बी दे रखा है, तो आपने एक्स ए की वैल्यू निकाल ली होगी 2/5 एंड वाई ए, एक्स ए की वैल्यू 2/5 और एक्स बी की वैल्यू 3/5 आ गई। इसके बाद बस फॉर्मूले में पुट करना था वैल्यू। सो वाई ए की वैल्यू आ जाएगी 2/5 इंटू 200 अपॉन 2/5 इंटू 200 प्लस 3/5 इंटू 500। इसको सिंप्लीफाई करना था, ये सॉल्व होके 4/19 आएगा जैसा आपने बताया। बाकी लोग वेरीफाई करके देख लो। अब आपने वेपर को कलेक्ट करा और कंडेंस करा, तो उससे क्या पता चला, अब अगले वाले सवाल के लिए आपका एक्स से कितना हो गया 4/19 और एक्स भी कितना हो गया 15/19। अच्छा, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर और प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर तो फिक्स रहेगा 200 mm मरकरी एंड 500 mm मरकरी। तो पी ए नॉट अभी भी हम लोग 200 mm मरकरी लेंगे और पी बी नॉट की वैल्यू 500 mm मरकरी लेंगे। इन दोनों को यूज करके आपको फिर से वाई ए निकालना है। एक बार सॉल्व करा किसी ने, तो आप वाई ए की वैल्यू सॉल्व करके लाओगे तो इट इज 4/19 इंटू 200
अपॉन 4/19 इंटू 200 प्लस 15/19 इंटू 500। मेरे समझ से 8/83 और 75/83 आ रहा है। यस सर। 8/83 आएगा तो वाई बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 75/83 हो जाएगी। अब अगले पार्ट में बस एक बार की ये काम और कर लीजिए, तो फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ कैसे डील करते हैं। जिन्होंने ये सॉल्व कर लिया उनको क्या करना है, रिपीट द अबव प्रोसेस। रिपीट अभी अबव प्रोसेस का मतलब आपने फिर से वेपर को कलेक्ट करा और फिर से कंडेंस कर दिया। आपने वेपर को फिर से कलेक्ट करा और फिर से एक नए वेसल में कंडेंस करा। तो अगर आपने ऐसा करा तो उससे क्या नया कॉम्पोजिशन आएगा ये बताना है आपको। यानी कि आप समझ गए ना, जो वाई ए आपके लिए फिर से एक्स ए है वो फिर से चेंज हो गया। अब आपके लिए एक्स ए की वैल्यू हो गई 8/83 और एक्स बी की वैल्यू हो गई 75/83। और इससे आपको फिर से वेपर फेज कॉम्पोजिशन निकालना है। यानी कि आपको फिर से वाई ए और वाई बी निकालना है। ठीक है, करिए एक बार। फिर से आपने वाई ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 8/83 इंटू 200 अपॉन 8/83 इंटू 200 प्लस 75/83 इंटू 500। सारा को सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है? यस सर, 1328। क्या आ रहा है? 1000। 328 अपॉन 391। ठीक है, सो भाई ये फ्रैक्शन है नहीं, 1000 ऊपर आ रहा है 300 नीचे आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना। इसमें से 16/390 बनेगा। वाई बी की वैल्यू आ रही होगी 375/391। ऐसी चीज को थोड़ा जनरलाइज करके आपको समझाऊं तो मैंने ऐसा सवाल क्यों दिया। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास एक्स ए की वैल्यू थी 0.4 और एक्स बी की वैल्यू थी 0.6। अगली बार में मैंने इसको वेपर बनाया तो वाई ए की वैल्यू सॉल्व होके देखिए आई थी आपकी 4/19 और वाई बी की वैल्यू सॉल्व होके आई थी 15/19। फिर हमने इसको कंडेंस करा तो एक्स ए डैश की वैल्यू बनी 4/19 और वाई बी डैश एक्स बी डैश की वैल्यू बनी 15/19। फिर आपने इसको वेपर बनाया तो वाई ए डैश की वैल्यू अब की बार सॉल्व होके आई 8/83 और वाई बी डैश आया 75/83। फिर से इसको कंडेंस करा तो एक्स ए डबल डैश बन गया 8/83 और एक्स बी डबल डैश बन गया 75/83। फिर आपने तीसरी बार इसको वेपर बनाया तो वाई ए डबल डैश बना आपके लिए 16/391 और वाई बी डबल डैश बना आपके पास 375/391। और आपने इसको फिर से एक बार और कंडेंस कराया तो एक्स ट्रिपल डैश बना 16/391 और वाई ट्रिपी एक्स बी ट्रिपल डैश बना जो है 375/391। पहले आप जरा एक बार सारे रिजल्ट वेरीफाई कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो अब देखो हमने करा क्या, बेसिकली एक बार एक लिक्विड को वेपर बना के कंडेंस करा। तो ये लिक्विड को वेपर बना के कंडेंस करा तो ये आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन हुआ। ये आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन हो गया।
नई टेक्निक, यानी एक बार लिक्विड को वेपर बना के कंडेंस करने के प्रोसेस को हम लोग डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन हो गया। अब इसके बाद अगले स्टेप में फिर से आपने इसको वेपर बना के कंडेंस करा। ये आपका सेकेंड स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन हो गया। फिर यही काम आपने एक और बार करा, तीसरे स्टेप में एक बार फिर से वेपर बना के कंडेंस कर दिया। ये आपका थर्ड स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन आ गया। तो अब अगर आप आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे, वहाँ क्लैरिटी से लिख के आएगा कि आप सेकेंड स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन के बाद कॉम्पोजिशन बता दो। तो यानी कि आपको आंसर में ये वैल्यू वैल्यू लिखनी। अगर आपसे पूछा जाएगा थर्ड स्टेप कंडेंसेशन बाद कॉम्पोजिशन बताओ, तो लास्ट वाला आंसर लिखते हैं। तो स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन, अभी तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप 3 सवाल में वही चीज सिखाई। फाइनल एग्जाम के लिए आपको उसको एक सवाल में पूरी बात समझनी है। आपको जितने स्टेप डिस्टिलेशन बोला जाएगा, आपको उतने स्टेप के बाद का कॉम्पोजिशन लिखना है और प्रोसीजर सेम फॉलो करते जाना है। स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन का मतलब होता है एक बार लिक्विड को वेपर बना के कंडेंस कराना। स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन का मतलब होता है एक बार लिक्विड को वेपर बना के कंडेंस कराना। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये पूरा कंसेप्ट जो है ये हम लोग डिस्टिलेशन में यूज करते हैं। ये इसी के लिए दो अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं, आपने प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा होगा। तो एक टर्म होता है डिस्टिलेशन, जो अभी मैंने सिखाया आपको, और एक इसी का एडवांस वर्जन है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों प्रोसेसेस में अंतर है बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस का। अगर दो लिक्विड्स में बॉइलिंग पॉइंट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो हम लोग डिस्टिलेशन फॉलो करेंगे। और अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं है तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉलो करेंगे। ठीक है, तो डिस्टिलेशन टेक्निक फॉलो करेंगे अगर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस एंड अबव है। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे अगर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक फॉलो करेंगे। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिस्टिलेशन टेक्निक है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को हम लोग डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। पहले आप इतनी बात केयरफुली नोट कर लीजिए जो मैंने लिखी है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जो सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स है, सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स फ्रॉम सॉल्यूशन is only possible for ideal solution. Separation is not possible for non-ideal solution. क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। सो सेपरेशन नॉट पॉसिबल फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो एक मिक्सचर फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये एक टेक्निकल टर्म है जो आप लिख लीजिए आगे। दिस इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। Non-ideal solutions forms azeotropic mixture and for a azeotropic mixture it is a constant boiling mixture for which liquid phase composition and vapor phase composition is same। मीन्स जो आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर है उसका एक्स ए और वाई ए सेम हो जाएगा। तो अगर आप लिक्विड को वेपर बना के कंडेंस करेंगे तो सेम कॉम्पोजिशन बार बार आएगा, इसलिए हम सेपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म्स एजियोट्रोपिक मिक्सचर and azeotropic mixture is a constant boiling mixture
Azeotropic mixture is a constant boiling mixture. Azeotropic mixture is a constant boiling mixture for which liquid phase composition is same as vapor phase composition. For which liquid phase and vapor phase composition is same. आगे टेक्निक समझ। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन एजोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करेंगे। एजोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होगा जो कांस्टेंट बॉइलिंग होगा और उसका लिक्विड फेज वेपर फेज कॉम्पोजिशन सेम होगा। यहाँ दो केस होते हैं। एक है आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, तो इस केस में क्या होता है कि ये लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म करता है। ये इसी को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी बोलते हैं। तो इट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मतलब कि इसमें जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा उसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा सारे कॉम्पोजिशन में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मींस फॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन एजियोट्रॉप विल हैव मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इसी चीज को ग्राफिकली समझाऊं आपको। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ हो गया। पे एक्स इक्वल टू 1 डाल दीजिए, ये कॉम्पोजिशन है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन वेपर फेज कॉम्पोजिशन के बराबर होगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन और वेपर फेज कॉम्पोजिशन सेम है और उसका बॉइलिंग पॉइंट सारे कॉम्पोजिशन में मिनिमम है। इसलिए इसको हम लोग लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन के केस में नोटिस में आएगा। तो अगर आपका सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप या लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म होगा हमेशा। तो अगर आपको सपोज करो एक क्वेश्चन में बोला गया है कि एक डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट या जिसके एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट लेट से 90 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें एक कंपोनेंट वाटर होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, मतलब लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉपी हो सकता है। तो ये सर्टेनिटी से पॉजिटिव डेविएशन हुआ।
अब सेम काम हम चाहें तो नॉन आइडियल सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन ले कर सकते हैं। ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर की बजाय कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ही रहेगा, बस इसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बजाय हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। दूसरा केस देखिए, नॉन आइडियल सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन। सॉल्यूशन को बोलेंगे मैक्सिमम बोलेंगे सोल्यूशन। ठीक है, तो ग्राफ अगर इसका बनाएंगे तो ये एग्जैक्टली रिवर्स कर जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो ड्रॉप मिक्सचर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट बॉइलिंग एज ड्रॉप बन रहा है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा अपने कंपोजिशंस में। या फिर इसी को ऐसे दिखा सकते हैं। तो अब अगर आपसे बोला कि एक एक्वा सॉल्यूशन का एसजीओ ड्रॉप है और उसका बॉइलिंग पॉइंट नेट से 120 डिग्री सेल्सियस है, तो आप सर्टेनिटी से बता पाओगे ये नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर्टीज आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन करके हम लोग तीन अलग अलग कॉलम में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केस से स्टार्ट कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी देखो आइडियल सॉल्यूशंस की क्या होती है, इंटरेक्शन, यानी किस टाइप के इंटरेक्शंस इन्वॉल्व है। तो इंटरेक्शंस में अगर मान लो आपने एक लिक्विड बी में ऐड करके आइडियल सॉल्यूशन बनाया हुआ है, या एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है बेसिकली, क्योंकि हम तीनों केस डील कर रहे हैं तो आइडियल लिखना ठीक नहीं रहेगा। तो एक लिक्विड ए को लिक्विड बी में डिजोल्व करा के हमने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है और हम इस सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इंटरेक्शंस की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि लिक्विड ए के पहले इंटरेक्शन ब्रेक करते हैं, लिक्विड बी के इंटरेक्शंस ब्रेक करते हैं और फाइनली ए और बी के इंटरेक्शन से सॉल्यूशन बनता है। तो सबसे पहले अगर हमने एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया तो इंटरेक्शन ऑफ ए बी बी और ए बी तीनों सेम होंगे। इंटरेक्शंस ऑफ ए बी बी और ए बी तीनों सेम होंगे, तो पहले पॉइंट पे यही लिख लेना है, इंटरेक्शंस ऑफ ए बी बी एंड ए बी इज सेम। ठीक है, जैसे हम इसको पॉजिटिव डेविएशन में ले जाएंगे, तो पॉजिटिव डेरिवेशन में आपको पता है कि एनर्जी हम पहले प्रोवाइड ज्यादा करते हैं, रिलीज कम होती है। तो इंट्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए बी, क्योंकि आपने जितनी एनर्जी प्रोवाइड करी उससे कम रिलीज होगी तो ही डेल्टा एच पॉजिटिव बनेगा। तो ए और बी बी का इंट्रैक्शन ए बी से ज्यादा होगा। और यही काम नेगेटिव डेविएशन में करेंगे तो आपने पहले एनर्जी कम प्रोवाइड करी है और रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी, तो इंट्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी बी जो है वो ए बी से कम हो जाएगा। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पहले वीकर थे, बाद में स्ट्रॉन्गर हो गए। बोलिए, समझ पा रहे हैं ये बात। तो पहली प्रॉपर्टी हुई इंटरेक्शन। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमें डील करनी है वो है चेंज इन वॉल्यूम या डेल्टा वी मिक्सिंग। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए डेल्टा वी मिक्सिंग।
डेल्टा वी मिक्सिंग। तो आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो आएगा, मतलब आपने 10 ml लिक्विड ए में 10 ml लिक्विड बी डिजोल्व कराया तो 20 ml वॉल्यूम आएगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। लेकिन अगर पॉजिटिव डेविएशन का सोल्यूशन हुआ तो वॉल्यूम ग्रेटर देन द इनिशियल वैल्यू आएगा, और नेगेटिव डेविएशन हुआ तो लेस देन द इनिशियल वैल्यू आएगा। यानी डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो आएगी आइडियल सोल्यूशन में, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव सोल्यूशन पे और नेगेटिव होगा नेगेटिव सोल्यूशन पे। ये बात समझ पा रहे हैं? क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ए और बी का इंटरेक्शन अगर ए बी से ज्यादा है तो जब बाद में सॉल्यूशन बनेगा तो ए और बी एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो फाइनली वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। जबकि नेगेटिव डेविएशन में ए और बी का इंटरेक्शन ए बी से कम है, तो बाद में इंटरेक्शन ज्यादा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। सो दिस इज डेल्टा वी मिक्सिंग। सबसे पहले हम लोग सारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स डील कर रहे हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे, दिस इज डेल्टा एच मिक्सिंग, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग प्रोसेस। तो इंथैल्पी में भी क्लियर है, तो जो आइडियल सोल्यूशन होगा उसके लिए वैल्यू जीरो आएगी, यानी ना हीट एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज होगी। डेल्टा एच पॉजिटिव, पॉजिटिव डेविएशन के इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, इस प्रोसेस को हम लोग एंडोथर्मिक बोलेंगे। अदरवाइज ये प्रोसेस नेगेटिव आएगा तब हम इसे एक्सोथर्मिक बोल देंगे। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इतनी बात समझ में आता है पहले आपको? तो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग अगर डेल्टा एच जीरो आ गया तो आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव आएगा तो एंडोथर्मिक और नेगेटिव आएगा तो एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन में लगेगा, और जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन में लगेगा। अब इसके बाद ये तीन पैरामीटर पढ़ने से हमें ऐसा याद हो जाता है कि आइडियल के केस में जीरो, पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव होता है। इसीलिए दो पैरामीटर आईआईटी वाले और पूछते हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है। नेक्स्ट केस चेक करना है डेल्टा एस मिक्सिंग, यानी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो ये आइडियल सोल्यूशन के केस में जीरो आएगा, सॉरी आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन तीनों ही केस में ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो चूंकि हमने अभी तक रूल बना दिया कि आइडियल में जीरो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है, तो डेल्टा एस मिक्सिंग का सवाल गलत होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, क्योंकि ये सारे केस में इंक्रीज कर रहा होता है। लॉजिक सिंपल सा है, अगर आपने एक लिक्विड ए में लिक्विड बी डिसॉल्व किया हुआ है, तो पहले जो लिक्विड ए है और जो लिक्विड बी है उसमें पहले प्योर कंपोनेंट्स है, बाद में सॉल्यूशन बन गया तो ए की सराउंडिंग में बी और बी की सराउंडिंग में ए आ गया, यानी कि डिसऑर्डरनेस इंक्रीज कर गई। इसलिए एंट्रोपी इन सारे केस में इंक्रीज करेगी, सारे सिस्टम में डिसऑर्डर्ड कैरेक्टर क्रिएट होगा। ठीक है। डेल्टा एस मिक्सिंग के बाद हम लोग अगला पैरामीटर लिख सकते हैं डेल्टा जी मिक्सिंग। तो चूंकि तीनों सॉल्यूशंस बन रहे हैं, इसलिए डेल्टा जी मिक्सिंग देखेंगे अगर आप, तो तीनों ही केस में नेगेटिव आएगा, बिकॉज ऑल थ्री प्रोसेसेस आर फीजिबल। तो आइडियल सोल्यूशन का भी डेल्टा जी मिक्सिंग आएगा, पॉजिटिव में भी पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव में, पॉजिटिव में भी नेगेटिव आएगा और नेगेटिव में भी नेगेटिव आएगा। सो डेल्टा एस मिक्सिंग इज पॉजिटिव इन ऑल थ्री केसेस एंड डेल्टा जी मिक्सिंग इज नेगेटिव इन ऑल थ्री केसेस। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि बाकी जगहों पे पॉजिटिव में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव जीरो में जीरो आता है। केवल डेल्टा एक्स मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग का केस ध्यान से याद रखना है। डेल्टा एस मिक्सिंग में ऑलवेज पॉजिटिव एंट्रोपी, डेल्टा जी मिक्सिंग में ऑलवेज नेगेटिव यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो फॉलो करते हैं, दिस इज कॉल्ड राउट्स लॉ। अगली प्रॉपर्टी जो हम लोग फॉलो करेंगे, दिस इज कॉल्ड राउट्स लॉ। ठीक है। तो देखो जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। तो जो हमने टर्म यूज किया नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, तो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू राउट लॉ ही है ये। तो पॉजिटिव डेविएशन राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। इसी टर्म को हम लोग अगर मैथमेटिकली लिखेंगे, तो आइडियल सॉल्यूशन में पी ए की वैल्यू एक्स ए इंटू पी ए नॉट होती है, पी बी की वैल्यू एक्स बी इंटू पी बी नॉट होती है, और टोटल प्रेशर एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब जो पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन है वो इसमें
पॉजिटिवली डिविएट करेगा। तो पी ए की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स ए इंटू पी ए नॉट आएगी। पी बी की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स बी इंटू पी बी नॉट आएगी। और टोटल प्रेशर भी अगर आप लिखोगे पी टी तो ग्रेटर देन एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट आएगी। ठीक है। और निगेटिव डेविएशन में तीनों वैल्यूज डिक्रीज कर जाएंगे। In case of negative deviation, PA will be less than XA into PA naught. PB will be less than XB into PB naught. टोटल प्रेशर जो लिखेंगे वो लेस देन XA into PA naught प्लस XB into PB naught आ जाएगा। थोड़ा समझ में आया? क्लियर? ये आपका राउट लॉ का केस हो गया जिससे हमने आइडियल सॉल्यूशन में राउट लॉ फॉलो होगा। पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव डेविएशन आएगा और नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव डेविएशन आएगा। अब इसी बात को हम लोग चाहे तो ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका एक्स ए इक्वल टू वन हो गया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्स बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहाँ एक्स बी इक्वल टू वन आ जाएगा और ये एक्स ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो अगर हम इसको तीनों सॉल्यूशंस के लिए ड्रॉ करें, आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के लिए प्लॉट कर रहे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन में एक्स ए पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट होता है। पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी नॉट होता है। और टोटल प्रेशर एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट होता है। राइट। पॉजिटिव डेविएशन में वैल्यूज ग्रेटर आती है और नेगेटिव डेविएशन में वैल्यूज लेसर आती है। अकॉर्डिंगली ग्राफ को अप और डाउन करके बनेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन का केस दिख रहा है। ये पीटी इक्वल टू, ये पीटी का ग्राफ हो गया, ये पीबी का ग्राफ हो गया और ये पीए का ग्राफ हो गया। ये वैल्यू आपके लिए पीए नॉट हो गई और ये वैल्यू पीबी नॉट हो गई। ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाएंगे तो मैंने देखो डॉटेड लाइन से बेस लाइन तो बना दी, ग्राफ कैसे वेरी करेगा। पर चूंकि ग्रेटर वाला केस है तो सारी वैल्यूज ग्रेटर आएंगे। ग्राफ विल लुक लाइक दिस।
रेटर का मतलब होता है बेस लाइन से ऊपर। यहाँ पे भी अगर मेंशन करेंगे तो ये पीबी नॉट का, पीबी का ग्राफ हो गया, ये पीए का ग्राफ हो गया और ये पीटी हो गया। निगेटिव डेविएशन का मतलब लेस होता है, तो सारे ग्राफ नीचे से बनेंगे। लाइक दिस। फिर से लाइन से मार्क कर दो, तो ये पीबी का ग्राफ हो गया, ये पीए का ग्राफ हो गया और ये पीटी का ग्राफ। ये वैल्यू फिर से पीए नॉट हो गई, ये पीबी नॉट हो गई। ये आपके राउट लॉ के वेरिएशन हो गए, तो आप आसानी से समझ जाओगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर डील करेंगे तो किस पे आ गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम डील करेंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये आपको समझाया था कि आइडियल सॉल्यूशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सेपरेट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लिख रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो आइडियल सॉल्यूशन में सब कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट आएगा। कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो दोनों ही केस में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा, तो हम लोग सेपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे केस में कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स, और बोथ कैन नॉट बी separated into its component। ठीक है, रीजन क्लियर है, क्योंकि दोनों ही केस में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है। चाहो तो अगली प्रॉपर्टी को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनते ही नहीं है। पॉजिटिव डेविएशन में लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा, लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा। और इस केस में हाईएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड हाईएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लास्ट में इनके एग्जांपल्स लिख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आएंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल, अगर आइडियल सॉल्यूशन लिखना है तो यू कैन राइट बेंजीन टॉलुइन। दूसरा एग्जांपल लिखना है तो हेक्सेन एंड हेप्टेन। ट्रिक वही है, आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चेक करते हैं। चलो दोनों देखो, हाइड्रोकार्बन कैटेगरी है, सिमिलर टाइप ऑफ केस अगर होंगे तो एक जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगेंगे, तो दोनों को आइडियल सॉल्यूशन कैटेगरी में डाल सकते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में जाएंगे तो एथेनॉल एंड मेथेनॉल एंड वाटर ले सकते हैं आप। तो पॉजिटिव डेविएशन में आपका मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर ले लो,
इथाइल अल्कोहल एंड वाटर भी ले सकते हैं। इसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है अब तक। सो CH2 एंड एसीटोन, CH3CO CH3 लिख रहा हूँ, अगर कंफ्यूज हो तो ब्रैकेट में एसीटोन लिख लेना। इसके बाद निगेटिव डेविएशन अगर ट्राई करेंगे तो निगेटिव डेविएशन में जितने भी एसिड्स के केस हैं, H2SO4 वाटर, HCl वाटर, HNO3 वाटर, तो तीनों नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। इसके बाद चेक करेंगे तो इट इज फिनॉल एंड एनिलीन। फिनॉल हो गया, तो इसके साथ अगर आपने एनिलीन ले लिया, ये मिक्सचर भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इज द लास्ट एग्जांपल, आपको भी लिख सकते हो। ट्रिक सारे केस में कॉमन है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पहले और बाद में लगभग बराबर हैं तो आइडियल सोल्यूशन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर इंक्रीज कर जाते हैं, यानी कि पहले कम बाद में ज्यादा है, तो नेगेटिव डेविएशन, और डिक्रीज कर जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये वो क्वेश्चन है जिससे आपको आइडियल सॉल्यूशन से रेलेवेंट ज्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 2017 का एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसमें गिवन है फॉर द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग लिक्विड L and M, the vapor pressure of L plotted against the mole fraction of M in the solution as shown in the following figure. Here XL and XM represents the mole fraction of L and M respectively in the solution. Correct statement applicable to this is, तो अब आप ध्यान से देखो, अभी मैंने जो आपको ग्राफ का कंसेप्ट सिखाया है उसी में बनाया हुआ है। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एल को मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्सएम के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या हम आसानी से बता सकते हैं ये बात? सबसे पहले ये जो 0.1 लिखा हुआ है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्सएम है, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्सएम 0 दिया हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पे सीधे सीधे एक्सएल का मोल फ्रैक्शन लिख सकता हूँ? यहाँ पे एक्सएल 0 हो जाएगा और यहाँ पे एक्सएल 1 हो जाएगा। तो जो पॉइंट जेड रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे लिए, ये तो एल का मोल फ्रैक्शन, एल का वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एल, बिकॉज यहाँ पे एक्सएम तो 0 है। समझ में आई बात? दूसरी चीज, अगर ग्राफ को ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से पहले बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप समझ पाओगे। तो अगर हम इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करें लेटेस्ट से, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, देखो पहले तो ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, बट अगर आप इस रीजन को ध्यान से देखो, यहाँ पे ओवरलैप कर जा रहा है ग्राफ के साथ। इसका मतलब इनिशियली नेचर ऑफ ग्राफ जो है वो पॉजिटिव डेविएशन का है, जो बाद में आपका नेगेटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, आप जरा आंसर की तरह पढ़िए। आप देखो क्लैरिटी से बता सकते हैं, द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एल एंड राउट लॉ इज ओबेड व्हेन एक्सएल टेंड्स टू 1। और देखो मैंने अभी बताया कि जब एक्सएल टेंड्स टू 1 का केस आएगा तो लाइन देखो ग्राफ को ओवरलैप कर जा रही है, यानी कि पहले वाले पार्ट पे जब तक आप ये वाला पार्ट स्टडी कर रहे हैं तब तक तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, लेकिन जैसे ही क्लोजेस्ट टू जेड पहुंच रहे हैं, जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है, वहां पे एक्सएल टेंड्स टू 1 में राउट लॉ पे हो जा रहा है, यानी कि ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे पार्ट में आइए। दूसरे पार्ट में लिखा है अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब आपको क्लैरिटी से समझ में आ गया कि ग्राफ पहले पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, फिर आइडियल वेव शो कर रहा है। तो उसने लिखा है अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन एल इन प्योर लिक्विड एल एंड इन प्योर लिक्विड एम आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ बिटवीन एल व्हेन मिक्स्ड इन द सॉल्यूशन। तो अगर इंटरेक्शन ऑफ ए और बी से ज्यादा होता है तो पॉजिटिव डेविएशन होता है, यानी कि ये भी बात सही लिखी हुई है। अगले पॉइंट पे लिखा था पॉइंट जेड रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम। तो देखो इसी से बात समझ में आ गई आपको, ये गलत लिखी हुई है।
ये प्योर लिक्विड ऑफ एम ना होके एल है बेसिकली, समझ गए? प्योर लिक्विड एम ना होके एल है, क्योंकि पॉइंट जेड पे पहुंचते पहुंचते एक्सएल इक्वल टू 1 हो रहा है, एक्सएम की वैल्यू 0 हो जा रही है। और लास्ट पॉइंट पे लिखा था पॉइंट जेड रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम, तो देखो सेम फॉल्ट यहाँ पे भी है। एंड राउट लॉ इज ओबेड व्हेन एक्सएल टेंड्स टू 0, उल्टा है एक्सएल टेंड्स टू 1 पे राउट लॉ फॉलो हो रहा है। इसका आंसर ए एंड डी हो जाएगा। ये जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन था। आप एक बार केयरफुली पूरा क्वेश्चन देख लो, सॉल्विंग समझ लो। तो अभी मैंने जो टेबल समझाई, आपको ग्राफ देखना है, सारी प्रॉपर्टीज देखनी है। कुछ प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, जैसे मैंने इसमें ग्राफ से ये डिसाइड करा कि पहले पॉजिटिव डेविएशन है, बाद में आइडियल बिहेवियर है। और फिर उसकी रेलेवेंट प्रॉपर्टी देखो ऑप्शन बी में पूछ ली गई, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के टर्म में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे। दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2013 जे एडवांस्ड, जिसमें बेंजीन और नेफ्थलीन की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखो क्लैरिटी से गिवन है, मतलब अगर आप टेबल वाला डेटा याद रखोगे तो मैक्सिमम चीजें बहुत लिखनी भी नहीं पड़ेंगी और आपके आंसर्स इजीली सेटल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखो उसने क्या बोल रखा है कि बेंजीन और नेफ्थलीन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऑल थ्री केसेस डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। तो आप सर्टेनिटीज बता सकते हो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव लिखा हुआ है और ये सर्टेनिटी से होगा। अब यही दो ऑप्शन ट्रिकी है, अगर आप इनमें जज कर गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। डेल्टा एस सिस्टम हमेशा पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव आएगा तो आपको पता है कि प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है ना। और डेल्टा एच का अगर आप प्रोसेस स्टडी करोगे तो आइडियल सोल्यूशन है, तो डेल्टा एच यस मिक्सिंग यस। 0 आएगी। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 आ जाएगी। और डेल्टा एस अगर सराउंडिंग प्लस सिस्टम का लिखेंगे टोटल, तो डेल्टा एस सराउंडिंग को डेल्टा एच बाई टी लिखा जाता है। अगर कंसेप्चुअली जानते होंगे तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा एच बाई टी। और टी भी अगर लिखना है तो प्रिसाइसली सराउंडिंग का। तो डेल्टा एच चूंकि 0 है तो डेल्टा एच सराउंडिंग भी 0 आएगा। ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो गया। देख लीजिए ध्यान से। तो तीन प्रॉपर्टी तो हमने डायरेक्टली टेबल से डिसाइड कर ली, डेल्टा एच सराउंडिंग में थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स इंप्लीमेंट कर दिया। तो डेल्टा एच सराउंडिंग डेल्टा एच बाई टी सराउंडिंग होता है। तो अगर इसको सही आंसर लिखना है, अगर आप जानना चाहते हो उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, तो यहाँ ये नेगेटिव होता तो करेक्ट कर देते, और यहाँ पे ये 0 होता तो करेक्ट कर देते। करेक्शन लिख दिया। अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहते हो क्या डिफरेंस है क्वेश्चन में, तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन एक और ट्राई कर लेना है। ये आपका 2018 जे एडवांस का क्वेश्चन है। Simply outlook application by liquid A and liquid B form an ideal solution over an entire range of composition at the temperature T. Equimolar binary solution of liquid A and B has a vapor pressure of 45 torr. At the same temperature, a new solution A and B having mole fraction XA XP respectively has a vapor pressure of 22.5 torr. The value of XA by XB in the new solution ये आपको find out करना है। करिए एक बारी। So now in this question you can see easily आपको लिक्विड ए और बी के ऊपर वेपर प्रेशर दे रखा है 45 टॉर। ठीक है, सर 52 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? 19 आंसर आएगा। एट द सेम टेम्परेचर न्यू सॉल्यूशन फॉर्म्स ए एंड बी फॉर्म मोल फ्रैक्शन एक्स एक्स बी रिस्पेक्टिवली एज द वेपर प्रेशर ऑफ 25 2.5 टॉर। आपको एक्स ए बाई एक्स बी बताना है न्यू सॉल्यूशन में। देखो पहले इक्विमोलर बाइनरी सॉल्यूशन दिया है, तो पहले एक्स ए इक्वल टू एक्स बी हो गया। और लास्ट में देखो गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए 20 टॉर। पहले सारा क्वेश्चन का डेटा असेंबल करके लिखो एक जगह। तो पहले पार्ट के लिए हमारे पास क्या डेटा है, एक्स ए इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू 0.5, पी ए नॉट इज इक्वल टू 20 टॉर, पी बी नॉट आपको निकालना है पहला पार्ट। और इस पार्ट के लिए पी टी दे रखा है आपको 45 टॉर। एक्सप्रेशन लिखेंगे 45 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 20 प्लस 0.5 इंटू पी बी नॉट। यहाँ से सिंप्लीफाई करके पहले पी बी नॉट निकालेंगे।
ये 70 और आ जाएगा मेरे समझ से सॉल्व होके देखो। अरे इसके बाद अगले पार्ट में उसने एक्स से एक्स भी बोल दिया है और टोटल प्रेशर 22.5 लिख दिया है, तो 22.5 फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, पी टी इज इक्वल टू एक्स इंटू पी ए नॉट। पी टी इज इक्वल टू एक्स इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। नए सॉल्यूशन के केस में पी ए नॉट पी बी नॉट चेंज नहीं होगा। पी टी आपको 22.5 दे रखा है, आपको एक्स ए बाई एक्स बी निकालना है, तो एक्स ए इंटू 20, इसको 1 माइनस एक्स ए इंटू 70 लिख दीजिए पहले। तो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू पहले निकालेंगे हम लोग सॉल्व करके, बताओगे कितनी आएगी। ये 70 माइनस 22.5 बाय टी आ जाएगा। तो सॉल्व करके देखो पहले, 70 माइनस 22.5 बाई 50 आएगा। सॉल्व होकर 0.95 बनेगा। फिर अगर एक्स भी निकालोगे तो ऑटोमेटिकली 0.05 बन जाएगा। लास्ट में एक्स ए बाई एक्स बी पूछा गया है, तो 0.95 बाई 0.05 करेंगे, 19 आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए। इतना पार्ट सबको सॉल्व कर लेना है।